Hello everyone, I hope you all must be doing really well. तो मेंस 2025 से पहले कुछ एक महीना पहले अभ्यास हुआ था। विजन आईएएस से कंडक्ट करवाता है। मेरे उसमें मार्क्स थे पेपर वन में 111, पेपर टू में थे 121। इट मेक्स अ टोटल ऑफ 232। 232 से 278 तक जाने का सफ़र एक महीने में कैसे गया? वैसे मॉक्स के मार्क्स मैटर नहीं करते, लेकिन फिर भी इट इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस। और एक्चुअली 278 मार्क्स नहीं थे मेरे, 277 थे। ये मैंने एआई से बनवाया था, तो वो इतना मार्जिन ऑफ एरर रखता है। दो तीन बार कमांड दिया लेकिन उसने चेंज नहीं करा। ठीक है, देखेंगे क्या अब इसमें। दो तीन अच्छे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे डाल दिए, मैं सारे डिस्कस तो नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, और एक दो बुरे क्वेश्चंस डाल दिए मेरे अकॉर्डिंग, इररिस्पेक्टिव ऑफ द मार्क्स। मार्क्स तो चलो दे दिए उन्होंने, लेकिन क्यों वो बुरे हैं वो भी बता दूंगा मैं। ये देखने के बाद देखूंगा कि क्या ऐसी प्रैक्टिसेस मैंने करी, क्या मैंने किया जिससे ये मार्क्स मैंने इम्प्रूव करे। एक ही चीज़ करी थी, एक महीने में एक ही चीज़ होती, और वो भी मैंने 3-4 दिन में कंप्लीट कर दी थी। उसके साथ साथ कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं विच आई यूज़ टू कमिट और विच एवरीवन डज। मैं अभी भी आंसर कॉपीज चेक करता हूँ, और मतलब ऐसे नहीं कि बस रैंडमली चेक कर देता हूँ, प्रोफेशनली करता हूँ। आई गेट पेड फॉर इट। तो उससे मुझे जो चीज़ें समझ आ रही हैं मैं वो भी बताऊँगा। एंड अलॉन्ग विद दैट कौन सी चीज़ें एक एग्जामिनर मैं चेक करता हूँ, तो चेकर का पर्सपेक्टिव भी रखूँगा, क्या मैं चीज़ें एक्सपेक्ट करता हूँ वो भी सामने बताऊँगा। ठीक है, दिस इज़ मार्क्स। ठीक है, और ये मैंने इसलिए छुपाए, हो सकता है मेरे जीएस 3 में बहुत कम मार्क्स हों मतलब इट वाज इन 70s लाइन। ठीक है, 70 तो नहीं, उससे ज़्यादा थे, लेकिन 70s की लाइन में थे। जीएस 3 में कम करते हैं, पर जब ज़रूरत पड़ेगी तब वो भी बता दिया जाएगा। अभी आपको ज़रूरत सिर्फ इसकी है। क्यों मेरे 277 है, 300 नहीं है? मेहनत करके 260 270 तक लेके जा सकते हो। किसी एक दो के ही 300 तक आते हैं, कंसिडर इट कि किस्मत अच्छी थी। ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, 300 की कोई गारंटी नहीं। ठीक है, हम जो आगे प्रैक्टिस करेंगे इससे हम इतना ही इंश्योर कर सकते हैं कि 260 तक आए। बेस्ट इन द बेस्ट 270, वैसे इतने भी नहीं आते, और ऊपर से जो मेरे साथ एक्स्ट्रा आए हैं, आई स्टिल कंसिडर कि किस्मत ठीक थी जी, जो 277 आ गए। ठीक है, अब ये मेरा एक्चुअल विजन की फर्स्ट पेज है, जहाँ पे ये मेरे सारे मार्क्स हैं क्वेश्चंस के, और ये मेरे टोटल थे पेपर टू के। एक्चुअली नहीं यार, मेरे पास टाइम क्रंच बहुत था। मैं दो जॉब्स हैं, थोड़ा एक बिजनेस है, उसके कारण ना पेपर वन में पढ़ नहीं पाया, पेपर टू भी ये मैंने पढ़ा नहीं है। अभी मैं क्वेश्चंस भी ऊपर लिख नहीं पाया, तो हम एज्यूम करेंगे क्वेश्चन क्या है। ठीक है, पता लग जाएगा पढ़ के। तो इसमें जैसे अनटचेबिलिटी के ऊपर कुछ पूछा है, और पूछा है कि फॉर्म्स ऑफ अनटचेबिलिटी क्या है। ठीक है, अनटचेबिलिटी इज नॉट जस्ट फिजिकल रिस्ट्रिक्शन बट ऑल्सो सोशल, पॉलिटिकल एंड मॉरल ऑस्ट्रेसाइजेशन। ये सोशोलॉजिकल की टर्म्स है। प्रसाद ने एक स्टडी कंडक्ट किया 50 विलेजेस इन आंध्र प्रदेश, जिसमें बताया गया कि मोर देन 150 फॉर्म्स ऑफ अनटचेबिलिटीज आते हैं। फॉर्म्स: जेंडर, एलजीबीटीक्यू, न्यू कंपोनेंट, मॉरल, इमोशनल। मुझे लगता है पॉइंट एक और लिखना चाहिए था, 5 पॉइंट एटलीस्ट लिखने चाहिए थे। मतलब मैं चेक करता हूँ तो मैं ये लिख देता हूँ कि 5 पॉइंट कम से कम लिखो। गेल ऑम्बेट मेंशन कर दिया, हाउएवर ये करके मेंशन कर दिया। अब अगर इसको पढ़ना है तो मैं ऐसा करूँगा, पूरी कॉपी अपलोड कर दूंगा मिस्टर यूपीएससी टेलीग्राम चैनल पे। लिंक मैं दे देता हूँ, उसका डिस्क्रिप्शन में ही होगा, तो वहाँ पे जाके पढ़ लेना। मॉडर्नाइजेशन सिमिलरली मुझे लगा ठीक है, इसको पढ़ना तो एक बार देख लेना। इसमें एक्चुअली क्या है कि एग्जाम्पल्स मैंने रेलेवेंटली दिए हैं। मैंने स्कॉलर्स जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे मेंशन किए हैं। इसमें किया है क्या मैंने? इसमें नहीं किया मैंने स्कॉलर मेंशन। पर इसमें ये मैंने अच्छे में क्यों रखा है, क्योंकि इसमें ना मैंने पैराग्राफ फॉर्म में लिखा है। मैं नॉर्मली पैरास में लिखता नहीं हूँ, और पैरास में ना फ्लो बहुत अच्छा आता है। तो एक और हैक है वैसे, अनपॉपुलर ओपिनियन, जब आपको आंसर की बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है तो पॉइंट्स में, बुलेट पॉइंट्स में आंसर लिखो। जब क्लैरिटी नहीं है तब पैराज में आंसर लिखो। चेकिंग करते वक्त हमारा ध्यान जब पैराज में होता है तो हमारा फ्लो के ऊपर ज़्यादा ध्यान होता है। कंटेंट तो साथ साथ चलता ही रहता है, लेकिन इसमें डायरेक्टली कंटेंट दिखता है, इसमें फ्लो की कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो जब बहुत क्लैरिटी नहीं है तो फॉलो दिस मेथड, पैराज में लिखो। इसमें थोड़ा बहुत अनक्लियर होगे तो भी पकड़े नहीं जाओगे। ठीक है, दिस इज व्हाट आई डिड एग्जैक्टली है। चलो, कास्ट सिस्टम। अब इससे मुझे क्या याद आया कि ना, नॉर्मली मैं ये रिकमेंडेशन देता हूँ कि कोई भी ऑप्शनल में, सोशोलॉजी में कोई भी अगर कॉन्सेप्ट पूछा गया तो उसकी डेफिनेशन से इंट्रो स्टार्ट करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कास्ट सिस्टम का रिलेशन विद जेंडर पूछ लिया, तो वो कास्ट से स्टार्ट करो। ठीक है, उसकी डेफिनेशन। हाउएवर डेफिनेशन हमेशा स्कॉलरली दो। अब रिलीजन जैसे केस में तो इमाइल दुर्खीम जैसे स्कॉलर्स की हमने डेफिनेशन दे दी, लेकिन कास्ट जैसी सिचुएशंस में बहुत ज़्यादा बायस्ड डेफिनेशंस होती हैं, तो यहाँ पे वी विल इंश्योर कि हमारी डेफिनेशन यूनिवर्सल हो, जनरलाइज्ड हो।
किसी स्कॉलर की ना हो, क्योंकि वो सिर्फ एक पर्सपेक्टिव बताएगा। जैसे कि चलो ये मैं आगे बताऊंगा। कास्ट सिस्टम आया। अब इस सेंट्रल टेनेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी हैज स्टडीड बाय वेरियस स्कॉलर्स वेरीली। इससे बेटर मैं यहाँ पे कास्ट की डेफिनेशन लिख देता, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। यहाँ पे इन्होंने भी लिखा कि घुरे और डूमो का थ्योरीज के बारे में यू कैन मेंशन है। तो ये मैंने क्यों रखा इधर, बेसिस लिखा है, कोई भी डिफरेंस लिखा है अगर मैंने घुरे और लुई डूमो के कॉन्ट्रास्ट का, तो उसका मैंने बेसिस लिखा है, उसके बाद उसके डिफरेंस को मैंने मेंशन करा। ठीक है। और कंपैरिजन, कॉन्ट्रास्ट एंड कंपैरिजन पूछा होगा, चलो ये लिखा, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मुझे अच्छा नहीं लगा था, इसलिए मैंने यहाँ पे मार्क करा। ये कुछ 19th सेंचुरी सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट के ऊपर था। तो इसमें मैंने सिर्फ ए आर देसाई का स्कॉलर का मेंशन करा, उसमें बाकी सारा ही आंसर एक जीएस पर्सपेक्टिव से था। देखो सारा मॉडर्न हिस्ट्री लग रही है ना। तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा। अब इस सारी चीज़ों को हटाने के लिए मैंने क्या किया वो मैं आगे दिखाऊंगा, ये मैंने बताया हुआ है। पर उससे पहले एक और चीज़, अब इस सिचुएशन में ना 3 टाइप के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, दोज हु आर बिगिनर, दोज हु आर मॉडरेट एंड दोज हु आर नियर मेंस लेवल। दोज हु आर बिगिनर, उनके लिए तो सबसे पहले यही चीज़ है कि अपना सिलेबस कंप्लीट करो, समझो उसको, वही करो। मॉडरेट के लिए कि स्टार्ट आंसर राइटिंग, इवेल्युएशन भी करवाओ, पैसे लगते हैं लेकिन इवेल्युएट करवाओ, इट इज़ एक्चुअली हेल्पफुल। नंबर्स मैटर नहीं करते, लेकिन आपकी गलतियां पकड़ी जाती हैं वहाँ पे। नियर मेंस लेवल, अब जो मैं आगे करूँगा वो प्रैक्टिस आप कर लेना, इट एक्चुअली हेल्प्स यू टू इंक्रीज योर मार्क्स एटलीस्ट 15 to 20 नंबर्स। ठीक है। देखो मैंने क्या करा, मेरे पास 1 महीना बचा था और मेरे फर्स्ट मेंस था। तो पेपर 2 को लेके मैं थोड़ा बहुत इनसिक्योर था, क्योंकि सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव बहुत से आंसर्स में नहीं आ रहा था। पेपर 2 में बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं लाइक कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ, लेबर, जहाँ पे ना आप सोशोलॉजिकली बहुत ज़्यादा कुछ लिख नहीं सकते, तो आपके पास जनरल स्टडीज़ का कंटेंट बच जाता है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट्स को मैंने एक जगह लिखा, उनके ऊपर मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च करी, एआई का यूज़ करा और स्कॉलर्स के वेरियस पर्सपेक्टिव्स उसके लिए ले लिए। तो जब भी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर या डेमोक्रेसी के ऊपर क्वेश्चन आता था, मुझे पता है कि रोमिला थापर को मेंशन करना है, किस किस को मेंशन करना है, मैं उसको मेंशन करके और साथ में जीएस का पर्सपेक्टिव दे के इस आंसर को सोशोलॉजिकल बना देता था। सोशोलॉजिकल लैंग्वेज प्लस एकेडमिक्स तो है ही, मेरे बैकग्राउंड नहीं है मेरा सोशोलॉजी, ये ध्यान रखना, ना मैंने कोचिंग ली है, ये बुक्स पढ़ के आया है सोशोलॉजी की, और सिर्फ इग्नू ही पढ़ी है मैंने, बहुत ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़ी, आई हेट रीडिंग। ठीक है। जैसे ये पेपर 1 के लिए मैंने क्या करा, एक जगह सारे स्कॉलर्स लिख लिए। पेपर 2 में अलग कॉन्सेप्ट है, पेपर 1 में मैंने एक जगह सारे स्कॉलर्स लिख लिए। ऐसे मैंने 2-3 और पेजेस बनाए थे, लेकिन सिर्फ हिंट देने के लिए एक एक लिखा है, बेक्स की रिस्क सोसाइटी। अब फॉर एग्जांपल मॉडर्नाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन आया, उसके ऊपर कुछ पॉइंट लिखने हैं, तो मैं रिस्क सोसाइटी लिख सकता हूँ ना। तो बेसिकली रिस्क सोसाइटी क्या कहती है, अब पता नहीं बताऊँ क्या ना, कि जो मॉडर्न लोग हैं वो खुद रिस्क क्रिएट करते हैं और अपनी पूरी उम्र निकाल देते हैं उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज। ठीक है। मॉडर्न सोसाइटीज में रिस्क होगा, पोस्ट इंडस्ट्रियल एरा में डीलिंग विद द रिस्क होता है। मैनुअल कास्टल की नेटवर्क सोसाइटी, ये बेसिकली कुछ ऐसी सेक्रेड कॉम्प्लेक्स एलपी विद्यार्थी का, डिसेंसिटाइजेशन श्रीनिवास, मार्जिनलाइजेशन घुरे। ठीक है। अब ये सारी चीज़ें तो चलो मैंने लिख ली, ये कंटेंट ही था, कंटेंट ही बनाया मैंने। अब मैंने एक चीज़ क्या करी, सिर्फ कीवर्ड्स, सिर्फ स्कॉलर, सिर्फ वैल्यू एडिशन के ऊपर मैंने कुछ नोट्स बनाए। ये एक पेज है, ये A4, उसको बीच में फोल्ड कर लिया, स्टेपल कर लिया, और उनके ऊपर फॉर एग्जांपल सोशल क्लासेस है, ये एक पेज, और अगला नेक्स्ट आधा पेज इसके ऊपर मैंने सोशल क्लासेस खत्म कर दिया। इसके ऊपर देखो एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ क्लासेस क्या होती है, स्ट्रेटम ऑफ पीपल ऑक्यूपाइंग सिमिलर पोजीशन ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक पोजीशन, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, वेल्थ एंड कंजम्पशन। डायग्राम्स बना दिया, उसके अंदर भी वैल्यू एडिशन लिखी, कुलक्स, लैंडलेस लेबर में ये चीज़ें। अब मैं जब ये लिखूंगा तो ये साथ में भी लिख दूंगा। तो एक अच्छा डायग्राम होता है जिसमें वेल लेबलिंग हो, और डायग्राम को अच्छा लगाने के लिए उसे बॉक्स में डाला जाए और नीचे लिखा जाए फिगर कि ये किस चीज़ का डायग्राम है। इसके बाद कुछ बचता नहीं है डायग्राम के लिए। एक अच्छा डायग्राम आपके 5-6 लाइन से ज़्यादा जगह ले लेता है और विजुअली अच्छा लगता है। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है बनाना। अब जो स्कॉलर्स की पर्सपेक्टिव थे वो कि क्या इंडिया सेमी फ्यूडल और कैपिटलिस्ट है, जो जो इन्होंने बताया ये ठीक है, आगे बढ़ो। सिमिलरली इंडस्ट्रियल क्लास सोसाइटीज़ में ये मैंने ऐसा देख लिया, सॉरी यार, एक मिनट।
आर वी डन विद इट? क्या करें? चलो, तो ऐसे ही अब कम्युनलिज्म है। कम्युनलिज्म के ऊपर बिपिन चंद्रा ने क्या बोला, टी के ओमन, रजनी कोठारी स्कॉलर्स लिख लिए, ताकि कम्युनलिज्म के ऊपर क्वेश्चन है तो सिर्फ मैं जीएस का पर्सपेक्टिव ना दूं, सेग्रीगेशन, सिसेशन, ये वो, ऑर्थोडॉक्सी, डॉगमेटिज्म, स्कॉलरली पर्सपेक्टिव दूं। सिमिलरली इलिटरेसी एंड डिस्पैरिटीज इन एजुकेशन, अपने नोट्स में देखना कि एजुकेशन के ऊपर क्या क्या स्कॉलरली व्यूज आपके पास है, वो एक जगह पे लिख लिए। नो बैंकिंग मॉडल ऑफ एजुकेशन, नो फास्ट फूड मॉडल ऑफ रेडीमेड एजुकेशन, ऐसे कीवर्ड्स लिख लिए मैंने, और एजुकेशन के ऊपर वैल्यूएशन और इधर लिखा हुआ था, ये रहा। इन्वायरमेंटल इश्यूज, बेक की रिस्क सोसाइटी, बुकचिन की सोशल इकोलॉजी बुक के बारे में भी लिख दिया, और ये बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ों के बारे में भी लिख दिया। अब ऐसा हुआ क्या, मेरे पास हर एक कॉन्सेप्ट के रिलेटेड कुछ ऐसे सोशोलॉजिकल स्कॉलर्स थे जो जब भी मॉडर्नाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन आए तो मैं रिस्क सोसाइटी लिख दूँ, एलपी विद्यार्थी के बारे में लिख दूँ, तो मेरे को स्कॉलर्स उसी वक्त दिमाग में आने लगे। ऑफकोर्स बाद में रिवीजन चाहिए होती है, लेकिन अगर मैं ये 4 दिन में कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। रूरल डेवलपमेंट के ऊपर जो जो चाहिए, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के ऊपर जो स्कॉलर्स ने बोला है, नॉर्मली नहीं मिलता। पॉवर्टी एलिविएशन का सोशियोलॉजिकल पीओवी क्या है, हर एक कॉन्सेप्ट का सोशियोलॉजिकल पीओवी देखा मैंने, लिखा भी, हाईलाइट करा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और एज इट इज़ वहाँ पे रिप्रोड्यूस करा। सिमिलरली अफर्मेटिव एक्शन, रिजर्वेशन, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ऐसे कॉन्सेप्ट्स, तो ये फाइंड करो और खुद बना लो, यहाँ से मत बना लेना, ये पूरे नहीं है, ऐसे आधे बीच में रह जाओगे। तो ये सारे मूवमेंट्स हैं, मूवमेंट्स तो लिखे ही, उसके अचीवमेंट, फेलियर, सब कुछ लिख के सोशियोलॉजिकल पीओवी भी ऐड किया, दलित मूवमेंट्स, असर्शन, सब कुछ। ठीक है, अब क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, दीज आर ना सम ऑफ द माइन्यूट थिंग्स बट विच आर वेरी इम्पैक्टफुल। अंडरलाइन करना क्यों इंपॉर्टेंट है, ये मैंने इसलिए समझा कि बहुत बार ऐसा होता है कि आप पूरा आंसर नहीं पढ़ पाते एज अ टीचर, एज अ चेकर, तो आप ना सिर्फ अंडरलाइन चीज़ें देखते हो, सिर्फ बॉक्स चीज़ें देखते हो, उसमें क्या है कि आप थिंकर्स, कीवर्ड्स, रेलेवेंट एग्जाम्पल्स को हाईलाइट कीजिए, ताकि एक विजुअल सिग्नल्स मिले, डेप्थ मिले एग्जामिनर को पढ़ने की। अगर वो नहीं भी पढ़ रहा तो उसे पता लग जाए, हाँ इसने ये मेन चीज़ें मेंशन कर दी, आगे बढ़ो, इसको नंबर दो, 10 में से 4 या 5, आगे चलो। ठीक है, अंडरलाइन की ये इंपॉर्टेंस है कि उसे दिखे, विजुअली उसे सिग्नल डेप्थ मिले, अगर वो नहीं पढ़ना चाहता तो भी, अगर ये नहीं लिखोगे तो वही एवरेज 2.5-3 नंबर मिलेगा। अब ऑप्शनल मैंने बताया कि मेजरली इट शुड स्टार्ट विद द डेफिनेशन, बट नॉट नेसेसरली, क्यों, कास्ट वगैरह की एग्जांपल मैंने दी। अगेन, इफ यू आर क्लियर अबाउट आंसर, राइट इन पॉइंट्स, नॉट क्लियर अबाउट द कंटेंट, राइट इन पैरास। लॉजिक मैंने बता दिया, मैं एज अ टीचर भी बोल रहा हूँ, हमें समझ आता है कि एज एन टीचर तो मैं नहीं हूँ, ऑफकोर्स नहीं हूँ, पर एज एज अ चेकर मैं समझता हूँ कि जब पैराज में लिखा होता है तो हमारा रिएक्शन अलग होता है, और पॉइंट्स में लिखा होता है तो रिएक्शन अलग होता है। ठीक है, अब हर एक 2-3 क्वेश्चन के बाद सिमिलर एग्जांपल्स मत देना, सिमिलर स्कॉलर्स मत देना, क्योंकि इट टेक्स अ फ्यू मिनट्स, हम एक क्वेश्चन पे चौथे क्वेश्चन पर ऐसे पहुंच जाते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि हमें लगता है कि अभी तो मैं ये एग्जांपल पढ़ के आया था, अभी दोबारा पढ़ रहा हूँ, रेपिटेशन ऑफ कंटेंट लगता है, ऐसा लगता है कि बच्चे के पास नॉलेज की कमी है, तो नंबर कटते हैं। तो क्या करेंगे, इसके लिए ना एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, लर्न द एप्लीकेशन ऑफ योर कॉन्सेप्ट्स ऑन इंडियन सोसाइटी। एप्लीकेशन लर्न ये वो सब नहीं करना, तो बेसिकली ऐसी एग्जांपल्स दो जो इंडियन सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल यू आर फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, फॉर एग्जांपल लेट्स से यू आर फ्रॉम यूपी, तो छठ पूजा होती है, छठ पूजा रिलेटेड यू कैन गिव एग्जांपल्स, आपके कुछ और फेस्टिवल्स हैं, लोकल फेस्टिवल्स, उसके ऊपर यू कैन गिव एग्जांपल्स। साउथ इंडियन हो तो उसके ऊपर कलरी पाइतू करके कुछ मार्शल आर्ट्स, ट्रेडिशंस, कल्चर, ऐसे कुछ एग्जांपल्स दे सकते हो। ये क्या होंगे, यूनिक भी होंगे, आपको रेपिटेशन ऑफ द कंटेंट भी नहीं लगेगा, आपको एक्स्ट्रा याद करने की भी नहीं ज़रूरत, आपके नोट्स में भी नहीं होंगे, और ऊपर से एक एक्स्ट्रा मतलब स्पाइस ऐड करेंगे आपके आंसर में, इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स आंसर। अब इनको ऐसे डंप नहीं करना, डंप क्या करना है, उसके लिए मैंने ऐसे जार्गन्स बना के रखे थे कि फॉर एग्जांपल जजमान और कमीन पे क्वेश्चन आ गया तो मैं ऐसी चीज़ें लिखूंगा, ये आ गया तो मैं श्योरली ये मेंशन करूंगा कीवर्ड हेरिडिटरी पेट्रोन क्लाइंट रिलेशनशिप। एफ जी बेले की बिसीपारा ओडिशा की स्टडी है, उसको मेंशन करूंगा कि ब्लैक स्मिथ की एग्जांपल दे दी है वो। क्रिटिसिज्म में लीला दुबे में वुमेन कमीन्स का मेंशन करूंगा कि दोज हु आर दलित्स एंड दोज हु आर वुमेन दे फेस मोर ऑपरेशन। सिमिलरली विद अदर थिंग्स, कि इंट्रो है यहाँ पे थिंकर्स यूज करेंगे, एक्सक्लूजन में सुखदेव थ्योरट यूज करना है,
इंस्टीट्यूशनल एक्सक्लूजन में ये एग्जांपल्स देनी है, ऐसे करके मैंने पेजेस प्रिपेयर रखे थे। हाउएवर ये जार्गन्स को हमने डंप नहीं करना। जब भी यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कहाँ पे रेलेवेंट चीज़ है, कहाँ पे इसकी रेलेवेंस है, वहाँ पे हम लिखेंगे इन जार्गन्स को सिर्फ। और लिख के छोड़ नहीं देना, उसका कॉन्टेक्स्ट बताना है क्यों लिख रहे हो। अगेन एप्लीकेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी। अगर आप जजमान कमीन लिख रहे हो तो खाप पंचायत हरियाणा वगैरह की कुछ एग्जांपल्स दे सकते हो, ठीक है। वुमेन प्लस दलित की एग्जांपल दे रहे हो तो क्या सरपंचपति प्रथा थी, उसकी एग्जांपल कुछ दे सकते हो। बेसिकली आपको मर्ज करना है आपकी एग्जांपल या जार्गन को क्वेश्चन के साथ, और ये डंपिंग ही है एक तरह से, ठीक है। इसलिए बोला कि डंपिंग करनी है तो ऐसी चीज़ों की करो, सेम एग्जांपल्स की मत करो। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा फिर 8th 9th में लिख दिया तो चलता है, पर ऐसे नहीं। अब क्या है कि इंट्रो में कोई भी थिंकर है, अगर वो इंपॉर्टेंट है तो उसकी बुक और ईयर लिखना इंपॉर्टेंट है, स्पेशली द फेमस वंस, है ना। अब ये मैंडेटरी नहीं है बट इट इज़ इम्प्रेसिव। खुद नंबर निकल जाते हैं जब पता लगता है कि बच्चे ने एक्स्ट्रा एफर्ट करा है और एक साथ में ईयर लिखा है। एक्स्ट्रा एफर्ट के एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाते हैं, है ना। चलो अब ये देख लेना, ये प्रैक्टिस कर लेना खुद, एआई से आसानी से करवा लेना, लेकिन डिजिटली नहीं, ये खुद अपने हाथ से बनाना छोटे छोटे। अब इसमें क्या है कि ये इतने छोटे थे कि मैं एक्चुअली क्या था, पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में जो 2-3 घंटे का गैप था, मैं इस दौरान केएफसी में जाके बैठ जाता था। केएफसी का फर्स्ट फ्लोर चंडीगढ़ में सेक्टर 16 में खाली रहता था, तो वहाँ पे वॉशरूम है, वहाँ पे प्रॉपर एसीज लगे हैं गर्मी में, और कोई है नहीं और दूसरा। खाने पीने के लिए कॉफ़ी वगैरह ऑर्डर कर ली, बर्गर खाना है बर्गर खा लिया, कुछ भी खा लिया, सब कुछ आपको एक जगह पे मिल गया। और उस वक्त आपको 2-3 घंटे में बस ये पेजेस को एक बार गो थ्रू होना है। तो ये आपके अल्टीमेटली शॉर्ट नोट्स का भी काम करते हैं। मैं किसी भी एग्ज़ाम को दे सकता हूँ अगर मैंने ये पढ़ा है प्लस सोशियोलॉजी सिलेबस, यस, और ऊपर से मैं साथ में ये पढ़ लेता था जो मैंने ये लिखा हुआ था, ये भी मैंने अपने चैनल में डाला हुआ है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन है तो ये चीज़ें हैं, ये स्कॉलर्स हैं, इनको मैं लिख दूंगा। बेसिक चीज़ें तो मैं लिख लूँगा जीएस वाली, मुझको ये सोशियोलॉजिकल पीओवी चाहिए। वंदना शिवा सीड्स ऑफ सुसाइड बुक का नाम भी है, और ऐसे सभी चीज़ों के लिए ऊपर से मैंने यहाँ पे स्टार डाला हुआ है जिसकी क्वेश्चन रिपीटिशन ज़्यादा है, पास्ट ईयर क्वेश्चन ज़्यादा आए हुए हैं। अब जैसे इस सारे में अर्बन सेटलमेंट्स के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं अलॉन्ग विद द मिडिल क्लास, तो मैं अर्बन सेटलमेंट के ऊपर ज़्यादा पढ़ूंगा ना जब मैं इसको लिखूंगा। ये तो पीवाईक्यू ही है, अर्बनिज्म एज अ वे ऑफ लाइफ, ये पढ़ के मैं आगे बढ़ूंगा बस, ठीक है। अब चलो ये भी देख लिया। अब एक एग्जामिनर के लिए एक अच्छा आंसर कौन सा होता है, एक सेकंड। रेलेवेंस टू द क्वेश्चन, डिमांड हमें पता है, और ये मैं क्रोनोलॉजिकली बता रहा हूँ कि सबसे पहले प्रेफरेंस वाइज ये इंपॉर्टेंट है। राइटिंग इसमें एंड में आती है। अर्लियर मेरे लिए होता था कि राइटिंग दिखने में अच्छा हो सबसे पहले, उसके बाद ही सेकेंडरी होती हैं चीज़ें, ऐसा नहीं है। राइटिंग ठीक है तो चलेगा काम, हाउएवर अच्छी है तो और अच्छी बात है। लेकिन क्या है कि क्या जो आप लिख रहे हो नेसेसरली वहाँ पे क्या वो सोशियोलॉजी है, या आप अपनी जनरल नॉलेज को लिख रहे हो और पर्सनल ओपिनियन को ड्रेस कर रहे हो एक सोशियोलॉजिकल आंसर की तरह, ये इंपॉर्टेंट है। तो सोशियोलॉजी दिखानी है आपको, रेलेवेंस दिखानी है क्वेश्चन के रिलेटेड, जो पूछा है सिर्फ वो बताओ। आपके आंसर में फिलर्स नहीं होने चाहिए, सिर्फ वो चीज़ विच इज़ एडिंग वैल्यू टू योर आंसर, बस। नेक्स्ट चीज़, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। ओवर यूज टर्म है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपको पता हो कि कास्ट क्या है, आपको कास्ट की वेरियस डायमेंशंस पता हो, आपको करेक्ट अंडरस्टैंडिंग हो उसकी थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स की। सिर्फ जार्गन्स को मेमोराइज करना, जार्गन्स जो मैंने ऊपर दिखाई थी उनको मेमोराइज करना इज नॉट कंसेप्चुअल क्लैरिटी। हाउएवर इट इज इंपॉर्टेंट, ये डंपिंग में इंपॉर्टेंट होती है, नंबर्स इससे मिलते हैं, लेकिन ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम जब भी जार्गन लिखेंगे तो वी विल मेक श्योर कि वो जार्गन को हम जो चीज़ हमने लिखी है, जिसके जो क्वेश्चन है उसके साथ कोरिलेट करके लिखें, ठीक है। अब एप्लीकेशन टू इंडियन सोसाइटी मैंने बताया, एग्जांपल्स दी, समझ आ गया होगा। स्ट्रक्चर्ड प्लस लॉजिकल फ्लो, अगर तो बुलेट पॉइंट्स में नहीं लिख रहे, पैरास में लिख रहे हो, तो वहां पे ये दिखना चाहिए फ्लोज। फिर आप पैरास में ऐसे नहीं कर सकते कि पहले पैरा में कुछ भी लिखा, सेकंड में एब्सोल्युटली अलग हो गए, ठीक है। ईच पैराग्राफ मस्ट बी बिल्डिंग ऑन द प्रीवियस वन एंड नॉट ऑन द रैंडम पॉइंट्स, राइट। एक और इंपॉर्टेंट चीज कई बार नहीं भी पूछा होता क्रिटिकली एनालाइज करने को,
लेकिन एंड में एक पैरा ऑफ क्रिटिकल रिव्यू चाहिए होता है कि डेविस एंड मूरे ने सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के लिए ये बताया, सारा कुछ बता दिया, आपने थ्योरी लिख दी 1.5 से ज़्यादा पेज की। एंड में एक लाइन लिख सकते हो आप कि मेल्विन तमिन ने हाउएवर इस बुक में इसके बारे में ये पर्सपेक्टिव दिया जो कि डेविस एंड मूरे से अलग है, और ये बाद में कंक्लूजन से पहले आएगा, इसके बाद में कंक्लूजन आएगा, उसमें फिर डेविस एंड मूरे के स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव की इंपॉर्टेंस को समझा दो। ठीक है, गॉट इट। होता कुछ नहीं, इससे ना एक आपके थॉट की मैच्योरिटी दिखती है कि यू आर नॉट जस्ट रिकॉलिंग, आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव 360 डिग्री व्यू है हर एक कॉन्सेप्ट का। आप उसको दूसरे कॉन्सेप्ट से भी देखते हो, आप सिर्फ जो क्वेश्चन पूछा है उसके ऊपर एग्री करके जी नहीं कर रहे। ठीक है, नेक्स्ट चीज प्रिसीजन एंड वर्ड इकोनॉमी। मैंने बताया फिलर वर्ड्स बिल्कुल नहीं चाहिए, नो रिपीटिशन, नो वेग वर्ड्स। मैंने कुछ ऐसी कॉपीज चेक की हैं, बहुत सुंदर आंसर्स, बहुत सुंदर हैंड राइटिंग, लेकिन उनकी इंग्लिश का कोई मतलब नहीं निकलता। मुझे कई बार खुद पे शक हुआ कि क्या मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि क्या लिखा है। फिर मैंने लॉजिकली भी देखा कि ये तो ग्रामेटिकली भी गलत है और इसका नेसेसरली कोई मतलब नहीं बन रहा। ठीक है, एग्जामिनर कई दर्जन आंसर्स पढ़ता है, लेकिन जो कंसीजन होता है, जो प्रिसीजन होता है, दैट स्टैंड्स आउट। जब आपको एक आंसर कॉपी दिखती है कि इसने सिर्फ बेतुकी बात नहीं बोली, इसने बहुत अच्छी चीज़ें लिखी हैं, कम शब्दों में लिखी हैं, दैट विल स्टैंड आउट डेफिनेटली। ठीक है, बाकी छोटी मोटी चीज़ें, प्रिसीजन, प्रेजेंटेशन, कंक्लूजन, कोहेरेंस, ये सब तो चलो ठीक है चलता रहता है, लेकिन डायग्राम एंड फ्लो चार्ट, अब जैसे इसमें ना कुछ इनोवेशंस अपनी खुद लेके आना। मैंने वो पेज ऐड नहीं करा। फॉर एग्जांपल रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी के ऊपर क्वेश्चन है। रिलायबिलिटी का मतलब क्या है कि सेम रिजल्ट आ रहा है आपका बार बार। वैलिडिटी का मतलब क्या है कि जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो आ रहा है। तो अब ये हमारा एक टारगेट है, इसके बीच में यहाँ पे हमने मार्क करना है। तो जब यहाँ पे आएगा तो इट इज़ रिलायबल ऑल्सो, इट इज़ वैलिड ऑल्सो, क्योंकि सेम रिजल्ट आ रहा है और जो टारगेटेड रिजल्ट है वो आ रहा है। हाउएवर अगर ऐसा है कुछ रिजल्ट यहाँ पे ऐसा, तो इट इज़ नीदर रिलायबल नॉर वैलिड। नॉर वैलिड क्यों नहीं है? क्योंकि टारगेट पे नहीं है। रिलायबल क्यों नहीं है? क्योंकि अलग अलग रिजल्ट आ रहा है। अगर बाहर एक जगह पे आ जाए, इट इज़ रिलायबल बट नॉट वैलिड। ठीक है, अब इसको 3 डायग्राम्स में अलग अलग समझा सकते हो ना, आप लिख सकते हो रिलायबिलिटी और वैलिडिटी में। ये बताओ, इजंट दिस यूनिक? मोड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कार्ल मार्क्स के ऊपर जब क्वेश्चन आता है, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के ऊपर या क्लास स्ट्रगल के ऊपर, आपने बताना है कि एंशियंट सोसाइटी है, उसके बाद आई फ्यूडल सोसाइटी, उसके बाद आई कैपिटलिस्टिक सोसाइटी। तो क्या आप ऐसे सप्लाई चेन में नहीं समझा सकते? इसके अंदर जो लिखना है वो ऐसे डाल के यहाँ पे लिख दो, या फिर ऐसे नहीं तो ऐसे लिख दो। 1 2 3, ये डिफरेंट मोड ऑफ प्रोडक्शन है। इसको समझाया ऐसे, इसको समझाया ऐसे, इसको समझाया ऐसे, या कर सकते हो ना। ये सब डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। ऐसा नहीं है तो पेज को हॉरिजॉन्टली कर लो, ऐसे लिख लो, क्योंकि आपने 5 मोड ऑफ प्रोडक्शन लिखने हैं। हम योगेंद्र सिंह की पैराडाइम ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन में भी ऐसा करते हैं, तो ऐसा कर सकते हो आप। ठीक है, ये इनोवेशन लेके आओ। ये सब आएगा ऑफ कोर्स तभी जब आपको खुद पे कॉन्फिडेंस है, आपने बहुत सारे आंसर्स लिख चुके हो आप। एक्चुअली एक मिथ था कि आंसर ज़्यादा लिखने से ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस होती है, जो मैं भी पहले बोलता था, लेकिन मैंने एक्सपीरियंस करा खुद मेंस लिख के कि ये एक टाइम तक रेलेवेंट है, बहुत रेलेवेंट है, बहुत ज़रूरी है, इसके बिना नहीं होता, लेकिन एक टाइम के बाद इंप्रूवमेंट बहुत मार्जिनलाइज रह जाती है। तो उसके लिए कुछ अलग प्रैक्टिसेस हैं, दैट इज़ डिफरेंट स्टोरी, वो यहाँ पे सोशोलॉजी के लिए नहीं है। ठीक है, तो दिस इज़ इट। फिलहाल के लिए 10 मिनट में जो मेरे दिमाग में आया मैंने बोल दिया, और सी यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, राइट।